या गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो जैसे कल जहां हमने छोड़ा था वहां से हम आगे चलेंगे। अथॉरिटी मैक्स वेबर द्वारा दिया गया एक ऐसा सिद्धांत जो पावर के कंटेक्स्ट में है, उसके ऊपर हम कल बातचीत आपसे कर रहे थे। उसी के आगे हम इसको ले जाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे कल हमने कहा था कि अथॉरिटी जो है दैट इज लीगलाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर, बट बिफोर गोइंग टू अथॉरिटी वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज दिस वर्ड पावर मीन्स। तो उस कंटेक्स्ट में हमने आपसे कहा था कि पावर इज वंस विल टू इम्पोज ऑन अदर इवन अगेंस्ट देयर विल। उनकी इच्छा के खिलाफ हम अपनी जब इच्छा को किसी के ऊपर भी आरोपित करते हैं तो वो उसकी पावर कहलाती है। तो उसके कई रूप हमने देखने की कोशिश की थी, और उसमें सबसे पहले हमने ये देखने की कोशिश की थी कि जो पावर है उसमें या तो एक इंडिविजुअल होता है या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो कि उस पावर को, उस आदेश को देता है। और साथ में ऐसा ही एक ग्रुप होता है या एक व्यक्ति होता है जो उस आदेश को लेता है। और साथ में एक अति महत्वपूर्ण चीज ये थी कि जो इच्छा है, जो देने वाले की जो इच्छा है, रादर चाहे वो समूह हो चाहे व्यक्ति हो, वो इच्छा दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करे, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित नहीं करेगी तो वो उसका फिर उसे हम पावर नहीं कहेंगे। और जब उसकी इच्छा को प्रभावित करती है तो उसकी इच्छा का जो प्रभाव है वो हमें उसके उस आदेश की मानना के रूप में दिखना चाहिए। आदेश की मानना, रादर जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर विच हैज बीन गिवन बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और बाय एनी अथॉरिटी। जब तक उसको प्रभाव उसका नहीं दिखेंगे तब तक उसे हम पावर नहीं कह सकते। और ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि जो व्यक्ति है जो शासित है, उस शासक के आदेशों का पालन कर रहा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनको कि हमें अपने दिमाग में रखना है। दोबारा से फिर मैं रिपीट करूंगा। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का ये हिस्सा है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो मैक्स वेबर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें हम ये पावर एंड अथॉरिटी के कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं। तो उसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि जैसे कल हमने कहा था, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पावर इज एन एबिलिटी। ये सिर्फ योग्यता का नाम है टू एक्सरसाइज हिज विल। हिज मैंने द पर्सन हु वांट टू यूज दिस विल, हिज विल, टू हिज विल इवन अगेंस्ट द विल ऑफ अदर। दूसरे की इच्छा के खिलाफ उसे आरोपित करने का प्रयास करता है तो उसे हम पावर कहते हैं। तो ये एक एस्टेब्लिश सत्ता होती है या व्यक्ति विशेष के पास अपनी जो इकोनॉमिक या सोशल है कोई भी पावर होगी, उसको जब वो दूसरों पर आरोपित करता है तो उसकी पावर कहलाती है। तो ये इस तरह से एक हितों का पुंज है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किसका है? इंटरेस्ट एक व्यक्ति का है। इंटरेस्ट व्यक्ति के एक समूह का है जिसका इंटरेस्ट ये है कि मैंने अपने आदेश को मनवाना है। आदेश को मनवाना है तो उसको करने के लिए, और जो मानने वाला है उसके लिए ड्यूटी टू ओबे हो जाता है। मानना उसके लिए एक ड्यूटी बन जाता है। तो सिर्फ कहने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है जिसे राइट टू ऑर्डर है, नंबर 1। और दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसे जिसे हम क्या कहेंगे, ड्यूटी टू ओबे है। ड्यूटी टू ओबे माने मानना उसका कर्तव्य है। एक जो है उसे राइट टू ऑर्डर है, उसे आदेश देने का अधिकार है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए 5 कंडीशंस हमारी बनती हैं जिसके 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 आधार पे हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं, रादर पावर को समझ सकते हैं। तो 5 कंडीशन क्या बनती है? एक व्यक्ति जो शासन करता है, एक व्यक्ति जो शासन करता है या आदेश देता है, आदेश देगा, ऑर्डर करेगा या रूल करेगा, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। दूसरा, एक व्यक्ति जिस पर या व्यक्तियों का समूह जिस पर शासन किया जाता है और जो आदेश लेता है। एक आदेश देता है, वो एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है। और एक दूसरी कंडीशन क्या है? एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो कि आदेश लेता है और उस आदेश को जिस पर शासन किया जाता है जिसको हम शासित कहते हैं। पहला रूलर होगा, दूसरा रूल्ड होगा।
दूसरा रूल्ड होगा। तीसरा जिसका पॉइंट है रादर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसकी पावर को पावर कहने से पहले, वो क्या है कि शासक की वो इच्छा, शासक की वो इच्छा कि जो शासित है उसको प्रभावित करे। मतलब इट इज रूलर्स विल टू इन्फ्लुएंस द रूल्ड, इट्स रूलर विल टू इन्फ्लुएंस द रूल्ड। शासक की इच्छा, वो इच्छा जो कि शासित को प्रभावित करे। रूलर्स विल टू रूल्ड, ठीक। और तीसरा जो है कि इस बात का प्रमाण होना चाहिए, इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि शासक के आदेशों का पालन हुआ। अदर दिस शुड बी सफिशिएंट प्रूफ, प्रूफ होना चाहिए दैट द ऑर्डर गिवन बाय रूलर हैज बीन ओबेड। रूलर ने जो ऑर्डर दिया था शासक ने, उसके आदेश की पालना हुई है, इस बात का पर्याप्त हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। और वो प्रूफ क्या होगा, जब उस ऑर्डर को, उस कमांड को माना जाएगा और उसके मुताबिक वो काम करेगा। अंतिम है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ये पता चलना चाहिए, डायरेक्टली और डायरेक्टली पता लगना चाहिए कि शासित व्यक्ति ने शासक के आदेश का पालन किया। There should be there should be clear cut proof that the order which has been given by the ruler that has been obeyed, obeyed, obeyed by the ruled, उसका पता लगना चाहिए। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने समाज में सत्ता की अवधारणा जो है, जो पावर एंड अथॉरिटी की अवधारणा, उसको स्थापित करने की कोशिश की, हमारे सामने रखने की कोशिश की। और इन्होंने कहा, इन्होंने ये कहने की कोशिश की कि विशेष रूप से ये जो सत्ता होती है ये आर्थिक कारकों पर आधारित होती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जिसका मतलब क्या था कि आर्थिक कारक जो है सत्ता का एकमात्र निर्धारण नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा कि एकमात्र आर्थिक, अगर आपके पास पैसा है परंतु पैसे के साथ अथॉरिटी नहीं है तो यू कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस वन, वो अथॉरिटी नहीं हो सकती। अथॉरिटी ने, मान लीजिए मेरे पास करोड़ों रुपया है but I'm not willing to spend a single penny on anyone. I don't want to establish any enterprise and any entrepreneur. An entrepreneur, मैं कोई गाड़ी लेना चाहता, मैं कुछ नहीं करना चाहता, उस पैसे को मैं अपने पास ही रखना चाहता हूं, तो वो आर्थिक होगा और जो कि सत्ता के लिए, ये पावर के लिए अधिक वो आधार नहीं बनता है। तो बेवर ने ये कहने की कोशिश की कि आर्थिक जीवन में एक जो मालिक है, मालिक माने रूलर जो है, जो जिसके पास वो पैसा है, जो सत्ता है, उसका जो स्पष्ट दिखने वाला जो आदेश या रादर सब स्पष्ट उसको मानने वाले अगर व्यक्ति नहीं होंगे, ग्रुप नहीं होंगे, तो उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इस तरह से मजदूर और साथ में मालिक दोनों के बीच में सेवा का जो संबंध है, सेवाएं देनी है, इसलिए पहले बात की थी हमने हितों का पुंज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट क्या है कि मैंने काम करवाना है, और दूसरे का इंटरेस्ट, के दूसरे ग्रुप का इंटरेस्ट क्या है कि उसने काम करना है ताकि उसे सैलरी मिले, और सैलरी मिलने के बाद फिर क्या करे, वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। तो ये पूरा का पूरा ये जो था इनका क्या बोलते हैं थ्योरी है, वो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नाम की किताब है, उसमें ये पब्लिश हुई है। और इस किताब में इन्होंने पूरा का पूरा जो जर्मन शब्द है उसका प्रयोग इसमें इन्होंने किया हुआ है। और इसमें दो तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अथॉरिटी है, कमांड है, और साथ में एक शब्द और है जिसे कि हम डोमिनेशन कहते हैं। डोमिनेशन, अथॉरिटी का मतलब सत्ता होता है, डोमिनेशन का मतलब प्रभुत्व होता है, प्रभुता, प्रभु सत्ता है, प्रभुता रादर प्रभुता होता है, और कमांड का मतलब आदेश होता है। ये तीनों शब्द जो हैं हमारे साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जो डोमिनेशन है वही हमें बताता है कि हमारे पास अगर कुछ पैसा है या रादर कोई भी चीज है, डोमिनेट करना हमें आता है, डोमिनेट करना आता है, तो उसी वहीं से फिर पावर निकलेगी, वहीं से पावर का कंसेप्ट निकलेगा। और पावर का कंसेप्ट निकलने के बाद फिर वहीं से जो है वो सत्ता का, जब पावर का जो लेजिटिमाइज फॉर्म बनेगा तो वहां से सत्ता का की अवधारणा जो वो निकलती है। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि डोमिनेशन जो है, रादर जो डोमिनेंस है, डोमिनेशन जो है वो एक तरह का समाज में अपने आप को डोमिनेट करना, चाहे वो इकोनॉमिकली है, चाहे सोशली है, पॉलिटिकली है, रिलीजियसली है, किसी भी तरह से अपने आप को डोमिनेट करना है।
और ये जो डोमिनेट है ये हर्षाफ्ट करके शब्द है, जर्मन शब्द वहां से निकला हुआ है। हर्षाफ्ट में जर्मन में इसका अर्थ होता है स्वामी या शासक या दूसरों को आदेश देना। स्वामी, शासक या दूसरों को आदेश देना। हर करके हर शब्द है और ये जो है HERR इस शब्द से निकला हुआ है और इसका अर्थ होता है दूसरों को आदेश देना या शासक द्वारा दूसरों को आदेश देना, स्वामी द्वारा या शासक द्वारा आदेश देना। तो इसी के आधार पे भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 शब्द यहां से निकलते हैं, डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड साथ में एक कमांड। कमांड जो होती है इट इज कैपेबिलिटी रादर एबिलिटी टू गिव कमांड टू एनीवन। पर वो कैसे आएगी? वो तब आएगी जब हमारा कहीं डोमिनेशन होगा किसी चीज पे। अगर हम डोमिनेट करते हैं ओनली देन वी कैन गिव कमांड टू एनीवन, अदरवाइज वी कैन नॉट। तो ये कमांड जो है जिससे डोमिनेशन, और डोमिनेशन जो है पहले मैंने आपसे बात की, डोमिनेशन का सिंपल शब्दों में अर्थ क्या हो जाता है कि जब किसी भी जगह किसी भी तरह से हम डोमिनेट करते हैं किसी चीज को, तो फिर हमें एक ऐसी पावर मिलती है, एक ऐसी शक्ति मिलती है, चाहे वो किसी भी तरह की शक्ति हो, वो व्यक्तिगत हो सकती है, वो संस्थागत हो सकती है, वो सामाजिक हो सकती है, वो धार्मिक हो सकती है, वो सांस्कृतिक हो सकती है। और वो शक्ति जो है वो हमें एक कमांड करने का अधिकार देती है। जैसे हमने 5 कंडीशन आपके साथ जो पहले शेयर की हैं, उनमें से वो 5 कंडीशन जो हैं वो यहाँ से निकल कर आती हैं। और ये जब 5 कंडीशंस निकलती हैं तो इसमें इसमें 5 कंडीशंस में जो व्यक्ति विशेष है वो एक अपना अधिकार देना या ऑर्डर देना जो है अपना वो दायित्व समझता है, अपने वो प्रिविलेज समझता है। तो इस तरह से बहुत ही कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो पावर की जो बात करते हैं, हम पावर की बात करते हैं, इस पावर में जो होगा ये अति महत्वपूर्ण चीज यही है कि एक व्यक्ति विशेष जो चाहता है, जो उसकी इच्छा है, उसे जो 5 पार्ट हमने बताए, वो जो पांचों के पांचों पार्ट हैं, वो उनमें से सारे के सारे पार्ट को फॉलो करता हुआ, पार्ट में क्या था कि आदेश देने से लेकर उस आदेश का जो मैनिफेस्टेशन होना है प्रकट स्वरूप में कि हमारे आदेश का पालना, हमारे आदेश की का पालन हुआ, तो वो एक अथॉरिटी को बताता है। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे कॉलेज में हम लोग हैं या आप लोग हैं, स्टूडेंट, टीचर और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और प्रिंसिपल, ये 4 जो विंग हैं, अति महत्वपूर्ण विंग, जो कि और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो अलग चीज है। मैं सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा हूं कि सिस्टम कैसे चलता है कॉलेज का। तो उसमें सिंपल शब्दों में जो है वो ऊपर, सबसे ऊपर जो है वो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकली। उसके बाद ईएम है, एजुकेशन मिनिस्टर है। उसके बाद एजुकेशन सेक्रेटरी हैं। एजुकेशन सेक्रेटरी के बाद डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन है। और डायरेक्टर के बाद फिर प्रिंसिपल आते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में हैं। जो पहले मैंने 4 लोगों की बात की वो मात्र एक व्यक्ति ही होता है। सीएम भी एक होगा, ईएम भी एक होगा, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी एक होगा और डायरेक्टर हायर एजुकेशन भी एक होगा। इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि जो हमने बात की, डोमिनेंस की बात की, डोमिनेशन जो होगा वो इन 4 लोगों का है। अब ये 4 लोग जैसे चाहेंगे ऊपर से ऑर्डर देंगे। सीएम ऑर्डर देगा ईएम को, ईएम ऑर्डर देगा सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ऑर्डर देगा डायरेक्टर को। और वो जो ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे फिर फॉलो किए जाएंगे। और जब ऑर्डर फॉलो किए जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 4 चीजें हमने देखी, जो 4 पॉइंट थे हमारे, कि देयर शुड बी पर्सन हु इज कैपेबल टू गिव एनी ऑर्डर। एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि उस ऑर्डर को देने के लायक हो, रादर उसके पास कोई अधिकार हो। फिर उसका प्रकट, फिर उसका अंतिम पॉइंट पे मैं सीधा आऊंगा कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये लगना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि जो ऑर्डर दिया था उसकी पालना हुई। तो क्या ऑर्डर दे दिया ऊपर से? जैसे कल ऑर्डर निकला है एक कि अब आपकी जो एडमिशन की डेट है वो 19 तारीख तक बढ़ा दी गई है। अब 19 तारीख तक बढ़ा दी गई, ये पहले 4 पॉइंट में आएगा। अब 5वां पॉइंट क्या है कि अब जो आदेश करता है, आदेश करता मैंने जो गवर्नमेंट है या थ्रू डायरेक्टर हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ने हमें आदेश दिया कि अब आपने एडमिशन जो है वो 19 तारीख तक लेनी है। अब किसी भी बच्चे की एडमिशन जो करना है, अब जैसे हम एडमिशन करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑर्डर हमें मिला था
उसे प्रत्यक्ष रूप से हमने उसको फॉलो किया और हमने बच्चे की एडमिशन कर दी। तो ये क्या हो गया, उसका प्रूफ है कि जो ऑर्डर मिला था हमें उसकी पालना हुई, अनुपालना उसकी हुई। तो कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य मात्र यही है कि बहुत कम शब्दों में देखें तो ये जो इच्छा है एक रूलर की, एक व्यक्ति की रूल करने की, और उस इच्छा का जो प्रकट स्वरूप है जो कि रूल्ड या एक व्यक्ति हो सकता है वो, या एक व्यक्तियों का समूह हो सकता है, उसने उस इच्छा को फॉलो किया। तो इस तरह से बहुत ही कम शब्दों में हम ये कहने की कोशिश करें कि पावर इज अ चांस ऑफ ए मैन। पावर एक चांस है ऑफ ए मैन और ए मेंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ मैन, एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा चांस है टू रियलाइज देयर ओन विल इन कम्युनल एक्शन इवन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अदर। जो बार बार बोलता आ रहा हूं कि दूसरों की इच्छा के खिलाफ अपनी इच्छा को आरोपित करना या एक व्यक्ति द्वारा या एक व्यक्ति के समूह द्वारा, वो पावर कहलाता है। आप यहां से आगे दोबारा इसको नहीं बोलूंगा। पहली बार इस शब्द का प्रयोग जो है वो बेवर ने जब अपनी डेफिनेशन में किया, तो डेफिनेशन में बेवर का जो अर्थ था वो सिर्फ मात्र यही था। बेवर ये कहना चाहते थे कि पावर इज एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू अचीव देयर ओन गोल। अपने ही लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए बेवर के मुताबिक पावर जो है वो क्या है, इट्स ए विल, एबिलिटी, ये योग्यता है to achieve their goals or aim when other are trying to prevent them from realizing them। जब दूसरे व्यक्ति उसे अचीव करने के लिए रोकते हो, उस केस में अपने इच्छा को, रादर जो एबिलिटी है हमारी, एबिलिटी जो है इंडिविजुअल या ग्रुप की, अपनी इच्छा के मुताबिक उस गोल को अचीव करने के लिए वो प्रयास करता है, तो उसे हम उसकी पावर कहते हैं। जो एक बहुत सालों पहले कुछ फिलोसफर्स थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नेचर ऑफ पावर को डिफाइन करने की कोशिश की। जैसे पिटाकस हैं, वो 640 से 568 बीसीई मतलब बीसी में हुए वो। उन्होंने ये कहा था कि मेजर ऑफ ए मैन इज व्हाट ही डज विद पावर। व्यक्ति विशेष की जो मेजरमेंट है वो कैसे की जाती है कि वो अपनी उस पावर के साथ वो क्या करता है, लोगों का भला करता है, लोगों का बुरा करता है, या राधा लोगों के लिए क्या करता है, वो सारा का सारा वहां उसमें उसके साथ किया जाएगा। तो सिर्फ कहने का जो अर्थ है, और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, many scholars in the whole globe to date have been organizing and have been doing this concept of power in a very beautiful way. And particularly speaking, the German scholar Max Weber, who said power is the ability, as I already said, to exercise one's will even against the will of other. It has been stated by Max Weber way back in 1922. So power affect our personal relations also. It is a main concern that it is the power which is affecting our personal relation, and as well as wherever we are, either we are in government system, we are in private system, wherever we are in bureaucratic system, or in any system, I mean, we may be in religious system, maybe in cultural system, we may be in academic system, we may be in this social system also, is the power which affects us a lot. So, and for government, power is necessarily limited, and it is being controlled by some people, just to exercise over its citizen by just using ordinances, by using act, by using many types of commands, and by using many regulations as well. There's so many things which are being used by the state to just control the behavior of anyone. So what I mean to say, it's only the concept of power which is gaining and influencing everyone a lot. So
ये बहुत बहुत जरूरी है कि इस पावर के बेस पे वायलेंस है, एक्सप्लॉयटेशन है, अब्यूज है, वो सारी सारी चीजें होती हैं। एज एंड व्हेन एनीवन इज यूजिंग दिस पावर, यू नो, बोले नशे के सत्ता के नशे में बंधा हो गया है, एंड ही इज यूजिंग ऑल सॉर्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हाटसोएवर ही इज हैविंग और शी इज हैविंग, सारे के सारे मेथड, सबकी सारी की सारी चीजें जो हैं वो उसके खिलाफ जो है उसको यूज करते हैं। जैसे लीडर सच लाइक मार्टिन लूथर, लीडर लाइक महात्मा गांधी, who just used this power of non-violence power, and both of them having this cosmetic power with them, cosmetic power थी, और उसकी वजह से एक पावरफुल एक जो मूवमेंट था, that has been led by these two leaders and get everyone rid of this colonial rule। जो भी हमारे ऊपर जो अंग्रेजों का शासन था, या रादर जो चीजें थी, उनको आराम से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना किसी का नुकसान किए हमें आजादी दे दी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने तो कर दिया कमाल। तो दैट वाज द कमाल, मीन्स यहाँ पावर है, कमाल मीन्स यहाँ कॉस्मेटिक पावर है, दैट पर्सन वाज हैविंग एट दैट वेरी टाइम। तो जो उन्होंने वो सारा का सारा किया हुआ था, तो बोथ दोनों तरह की, चाहे वो वायलेंस वाली चाहे नॉन वायलेंस वाली है, तो करप्शन, इनजस्टिस, आज के टाइम में जितनी भी चीजें हैं उन कॉम्बैट करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। एंड देयर आर सो मेनी, जैसे क्या बोलते हैं, करप्शन विरोधी अधिनियम है, there are so many resolutions are there, so many articles are there, so many provisions are there, जो कि इनको सारे को करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से एक फ्रेंच और रेवन करके क्लासिक स्टडी की गई थी, फ्रेंच एंड रेवन करके क्लासिक स्टडी थी, 1959 में की गई, और उसमें ये कहा गया कि पावर के 5 मुख्य स्रोत होते हैं। देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ पावर। जो 5 स्रोत होते हैं जो एक इंडिविजुअल दूसरे के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करते हैं, वो है लेजिस्लेटिव पावर है, कोरिजिव पावर है, रिवार्ड पावर है, उसके बाद एक्सपर्ट पावर है, और एक रेफरेंट पावर है। तो ये 5 प्रकार के सोर्सेज हैं जो कि पावर को क्या बोलते हैं पैदा करते हैं, और इसी के आधार पे फिर आगे चल के 3 प्रकार की जो पावर्स हैं वो हमारी बनेगी। इन पांचों को और इसके पावर की टाइप्स क्या होते हैं, इनको हम कल देखेंगे। आज के लिए अभी इतना ही करके हम यहाँ खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।